हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों। आज के इस भाग में हम गति के सिद्धांत का भाग 6 का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि एक समान वृत्तीय गति की मूलभूत अवधारणा क्या होती है। यह हमारा अस्वीकरण है। तो आइए आज के व्याख्यान के सीखने के उद्देश्यों पर एक दृष्टि डालें। इस व्याख्यान के उपरांत आप निम्न जो यहाँ पर आपके सामने चीज़ें हैं, उस पर आप सक्षम होंगे, उनको समझने में सक्षम होंगे। जैसा कि है एक समान वृत्तीय गति की मूलभूत अवधारणा, यानी कि इस व्याख्यान के बाद आप एक समान वृत्तीय गति आखिर क्या होती है उसको समझने लग जाएंगे। अगर हम एक समान वृत्तीय गति की मौलिक अवधारणा को समझें, एक समान वृत्तीय गति तब होती है जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से यात्रा करती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नियत चाल से यात्रा करती है जबकि चाल समान रहती है। वस्तु का वेग लगातार बदलता रहता है क्योंकि उसकी गति की दिशा वृत्त पर हर बिंदु पर लगातार बदलती रहती है। वेग में यह परिवर्तन इस बात का संकेत देता है कि वस्तु त्वरण से गुजर रही है, जिसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है, जो हमेशा पथ के केंद्र की ओर निर्देशित होता है। तो यह तो एक छोटा सा सिर्फ उसका हिस्सा है कि एक समान वृत्तीय गति को हम कैसे समझ सकते हैं। इसको अभी हम लोग विस्तार में समझेंगे। पहले तो हम कुछ पाठगत जो प्रश्न हैं, उनको हल करेंगे। जैसे कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अनुसार, जिसमें कि हम देखते हैं कि हर अध्याय के बीच में कुछ पाठगत प्रश्न मौजूद होते हैं। तो उनको ही हम लोग को पहले करना है। फिर जो अनुभाग 7.6 है, उस पे एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, उसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो ये रहा पहला प्रश्न जो कि आज का पाठ्यगत प्रश्न पहला वाला है। इसमें क्या दिया हुआ है समझिए। पहला प्रश्न हमें बता रहा है कि एक बस विरामावस्था से शुरू होती है और 0.1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के एक समान त्वरण के साथ 2 मिनट तक चलती है। अब हमें दो चीजें निकालनी है। पहला, हमें बस द्वारा प्राप्त की गई गति की गणना करनी है और दूसरा, तय की गई दूरी। अगर हम इसको और अच्छी तरीके से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि पहले में आपको प्राप्त करनी है जो चाल उस बस की आ गई है वो, और दूसरी उस समय पर उसने कितनी दूरी तय करी है वो हमें बतानी है। तो बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और उसमें एक समान त्वरण लग रहा है। तो एक समान त्वरण के लिए ही हमारे पास जो अ, इस हमारे गति के कुछ समीकरण होते हैं, वो एक समान त्वरण के लिए ही जायज़ है। अगर आप सोचें कि एक ऐसे उस पे उसको लगाने की सोचें, एक ऐसे त्वरण पर जो कि समय के साथ बदल रहा है, तो वो सही नहीं होगा। तो अब हम इस प्रश्न का चरण दर चरण हल देखेंगे। जैसा कि हमने पहले भी किया है, हम पहले दिए गए जो यहाँ पर हमारे पास मान दिए हुए हैं, उनको यहाँ पर लिखेंगे। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि इस समस्या का सामना कैसे करें और कौन-सा सूत्र लगाएँ। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न में ये चीज़ दी हुई है कि बस ने विरामावस्था से अपना जो चलना है उसको प्रारंभ किया था। इस कारण से हम कहेंगे कि उसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड है। तो बस की प्रारंभिक चाल हम लिख सकते हैं u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। यहीं पर अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण a बराबर हो जाएगा 0.1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। और यहाँ पर जो समय लगा है वो कितना है? वो है 2 मिनट, जिसको कि आप बदल सकते हैं सेकंड्स पर। किस तरीके से? 60 का गुणा करके। क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में हो जाएँगे 2 गुना उस 60 सेकंड का, यानी कि 120 सेकंड। तो लगने वाला समय 2 मिनट है, लेकिन मिनट मानक इकाई नहीं है, इसलिए हम इसे सेकंड में बदलेंगे। 2 मिनट 120 सेकंड के बराबर निकल कर आ जाएगा।
अब जो हम सूत्र यहाँ पर उपयोग करेंगे, वो कौन-सा होगा, उसको कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर देखिए आपको बस की प्रारंभिक चाल दी हुई है। यहाँ पर जो त्वरण है वो दिया गया है, लिया गया समय वो दिया गया है। तो ऐसा कौन-सा समीकरण है जहाँ पर ये चीज़ें हमें दी हों और हम उम, उस वस्तु के द्वारा प्राप्त की गई जो चाल है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी बाद वाली चाल होती है उसको निकालने का एक तरीका यही है कि आपको u पता है, a पता है, t पता है और v निकालना है। तो जो पहला समीकरण है, गति का जो पहला समीकरण है, उसका आप इस्तेमाल करेंगे जो कि होता है v बराबर u धन at। इसमें आप क्या करें, जो मान हैं उनको रख दें। तो ध्यान दीजिए, ये क्या बन जाएगा? v बराबर यहाँ पर एक चीज़ को गौर से अगर आप देखें, तो ये जो शून्य है, वह शून्य तो इधर आ जाएगा। ये जो u है, इस u की जगह पर शून्य आ जाएगा क्योंकि बस की प्रारंभिक चाल 0 मीटर प्रति सेकंड है। जबकि यहाँ पर ये जो शून्य आपको दिख रहा है, यह दरअसल एक हल्की-सी गलती हो गई है, जो कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। शून्य यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको a का मान रखना है जो कि 0.1 है और फिर है t का मान जो कि है 120 सेकंड। तो 0.1 गुणे 120 बन जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड, जो कि उस बस के द्वारा प्राप्त की गई चाल निकल कर आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये वाला शून्य आप नहीं लिखेंगे, ये वाला शून्य नहीं लिखा जाएगा, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ ज़्यादा लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखें अगर हम, तो गति के तीसरे समीकरण का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तय की गई दूरी निकालना है। हमारे पास अब जो प्राप्त की गई चाल वो है, प्रारंभिक जो चाल थी वो है और जो वहाँ पर त्वरण मौजूद है वो है और हमें निकालना क्या है? तय की गई दूरी। तो ये जो गति का तीसरा समीकरण है, इसका इस्तेमाल करके हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए s क्या दिया हुआ है? वो है बस द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी के लिए अगर हम इस समीकरण को हल करेंगे, तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर जो मान हैं उनको रखना होगा। जैसे सूत्र में अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण के मान रखने पर हमें ये मिल जाएगा 12 वर्ग ऋण 0 वर्ग बराबर 2 गुणे 0.1 एस। यहाँ पर एस जो है वह दूरी को बता रहा है। तो इसको यहाँ पर जब हम हल करेंगे, तो दूरी बराबर निकल कर आ जाएगा 720 मीटर। यहाँ पर देखिए 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 0.1 पर तो 0.2 हो जाएगा। विभाजित करेंगे तो 144 बटे 0.2 से विभाजन करने पर दूरी हमारी 720 मीटर निकल कर आ जाएगी। यानी कि बस द्वारा प्राप्त चाल 12 मीटर प्रति सेकंड है और बस द्वारा इस 2 मिनट में तय की गई दूरी 720 मीटर है। चलिए नए प्रश्न पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है? इस प्रश्न को पढ़िए। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाते हैं ताकि ऋण 0.5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का एक समान त्वरण उत्पन्न हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ब्रेक लगाए जाते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए या याद हो जाना चाहिए कि जब किसी गाड़ी में, जैसे कि रेलगाड़ी है या मोटर गाड़ी है, उसमें जब ब्रेक लगाए जाते हैं, तो जो त्वरण आता है, वह मंदन का काम करता है। यानी एक तरीके से वह ऋणात्मक त्वरण होता है, जो चाल है, उसके मान को घटाता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऋण बता रहा है कि इसको वो जो यहाँ पर चाल है, घटाएगा, मंद करेगा। तो हमें यही ज्ञात करना है कि विराम अवस्था में आने से पहले रेलगाड़ी कितनी दूरी जाएगी। तो ऐसा हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि
जैसे ही ब्रेक लगाए जाएँगे, तो गाड़ी एकदम से नहीं रुकेगी, धीरे-धीरे करके रुकेगी और ऐसा करने पर वो कुछ दूरी तय कर लेगी विराम अवस्था में आने के पहले और यही हमें बतानी है कि वो दूरी कितनी होगी। तो हमें देखिए प्रारंभिक चाल पता है, जो कि दी हुई है और हमें ये पता चल जाएगा कि विरामावस्था आने पर जो उसकी अंतिम चाल है, वह 0 हो जाएगी। यहाँ पर हमें त्वरण पता चल गया, तो हम आसानी से जो विरामावस्था में आने के पहले रेलगाड़ी कितनी दूर जाएगी, वो चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे इसको हल करेंगे? आइए चरण दर चरण इसको हल करते हैं। दिया क्या गया है? हमें दिए गए हैं कुछ आंकड़े, जैसे कि प्रारंभिक चाल, त्वरण, ये सारी चीज़ें दी हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। रेलगाड़ी की प्रारंभिक जो चाल है, वो हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको कि हम जब मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करेंगे उसकी इकाई को, तो इसको बदलने का इकाई को बदलने का किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलने का एक 100 जो है वो आसान सा तरीका यह है कि आप 90 गुणा 5/18 करें। 90 हमें दी हुई है गति किलोमीटर प्रति घंटे में। 5/18 का जब गुणा करते हैं तो जो इकाई होती है वह बदल जाती है और मीटर प्रति सेकंड में हमारा जो उत्तर है वो आता है। जब आप इसको यहाँ पर हल करेंगे तो 90 को विभाजित किया आपने 18 से आ जाएगा 5, 5 पचम 25 और ये 25 मीटर प्रति सेकंड आंसर यानी कि उत्तर जो है वह निकल कर आ जाएगा। तो रेलगाड़ी की अंतिम गति क्योंकि यह रुक रही है तो v बराबर हो जाएगा 0 क्योंकि रेलगाड़ी रुक जा रही है। त्वरण इस पे हमें मिलेगा a बराबर ऋण 0.5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो जो गति का तीसरा समीकरण है, जो कि होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2 गुणे a गुणे s। इसमें आप जितने भी मान हैं, वो आप रखिए। तो क्या बन जाएगा ये? 0 का वर्ग बराबर 25 का वर्ग धन 2 गुणे ऋण 0.5 गुणे s। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस चीज़ पर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर हमने त्वरण रखा है, वह ऋण में रखा है, ऋणात्मक है वो। क्यों? क्योंकि वह मंदन करेगा और मंदन के कारण ही जो रेलगाड़ी है, वो विराम अवस्था में आएगी। यहाँ एस रेलगाड़ी द्वारा अ एकदम विराम अवस्था में आने से पहले तय की गई दूरी है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? इसी ये जो समीकरण है, इसको हल करेंगे। तो s के लिए हल करने पर हम क्या करेंगे सबसे पहले? कि समीकरण को s के मान के लिए पुनर्व्यवस्थित करने के बाद हमें s बराबर 25 वर्ग बटा 2 गुणे 0.5 प्राप्त होता है और उसे हल करने के बाद हमें s बराबर 625 मीटर का मान प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले 625 मीटर की दूरी तय करेगी। चलिए अब अगले हम पाठगत प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न दिया हुआ है एक ट्रॉली एक आनत समतल पर नीचे जाते हुए, आनत यानी कि कुछ इस तरीके से ढलान जिस पे होती है, तो एक ट्रॉली एक आनत समतल पर नीचे जाते हुए 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण उसमें मौजूद है। तो शुरू होने के 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? यह हमें बताना है। बहुत ही आसान सा यहाँ पर हमारे पास यह प्रश्न दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे? जैसे कि क्योंकि हमारे पास एक ट्रॉली है, मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, जो कि आ रही है एक झुके हुए तल पर नीचे की ओर, जिसका त्वरण 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वर्ग है और हमें ट्रॉली का वेग 3 सेकंड के प्रारंभ से 3 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा वो निकालना है।
इसको हम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों को नोट कर लेंगे, जैसा कि हमेशा करते हैं। ट्रॉली किसी स्थान से शुरू होती है, इसलिए इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वर्ग के रूप में दिया गया है और हमें 3 सेकंड के बाद का वेग ज्ञात करना है, इसलिए समय हम ले लेंगे 3 सेकंड। अब हम क्या करेंगे, गति के जो पहले समीकरण का उपयोग हमें करना हो, तो वही हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें अगर u, a और t दिया हुआ है, तो हम v को उससे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं गति के पहले समीकरण का इस्तेमाल करते हुए। तो आप क्या करें, समीकरण में प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय के मान प्रतिस्थापित करने के बाद अगर देखें तो v बराबर हो जाएगा 0 धन 2 गुणे 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसलिए 3 सेकंड के बाद रेलगाड़ी का वेग 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये चौथा जो प्रश्न है, हमें बताया गया है, मतलब इस प्रश्न के द्वारा, कि एक दौड़ वाली कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है और हमें यह बताना है कि शुरुआत के 10 सेकंड बाद जो रेस कार है कितनी दूरी तय करेगी। यानी एक रेसिंग कार है जो रेसिंग के लिए एक खेल होता है ये, जिसमें कि जो तरह-तरह की मोटर कार होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे से आगे निकलने के लिए। जैसे कि एक धावक होता है, वो दौड़ता है, उसी तरीके से वहाँ पर जो कार है, उनको भगाया जाता है। तो एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, या शुरू होने के बाद 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, हमें ये बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को चरण दर चरण देखते हैं, कैसे निकाला जाएगा। क्या दिया गया है? कार का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। त्वरण जो वेग के परिवर्तन की दर है, उसको हम लिख सकते हैं 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के रूप में, और समय हो जाएगा t बराबर 10 सेकंड। हम जानते हैं कि दूरी s जो होता है वो बराबर होता है गति के दूसरे समीकरण के अनुसार s बराबर ut धन 1/2 गुणे a गुणा t वर्ग। अब क्या करेंगे? तो यह जो हमारे पास समीकरण है, हमें इसमें जितने भी मान हैं, जैसे कि प्रारंभिक वेग, समय, त्वरण, इनके मानों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। मानों को प्रतिस्थापित करने के बाद हमें समीकरण यह s बराबर 0 गुणे 10 धन 1/2 गुणे 4 गुणे 10 की घात 2 प्राप्त होता है। इसके अगले जो इसका और सरल रूप होगा, उसमें हमें ये चीज़ मिल जाएगी कि s बराबर, क्योंकि 0 गुणा 10 शून्य नहीं होगा, तो ये शून्य आ गया और ये आ गया धन 1/2 गुणे 4 गुणा 10 गुणा 10। तो इसको हल करने पर हमें मिल जाएगा s बराबर 1/2 गुणा 400 मीटर, यानी कि s बराबर हो जाएगा 200 मीटर। आइए अब हम अगला प्रश्न करें। तो एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में, यानी कि एकदम सीधे ऊपर की दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि पत्थर की गति के दौरान उसका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग नीचे की दिशा में है, तो पत्थर द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या होगी और वहां पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, यह हमें निकालना है। यानी कि यहां पर एक चीज दे दी गई है कि अ, जो उसमें त्वरण लग रहा है वह है 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। हमने पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका है, यानी कि एकदम लंबवत ऊपर की तरफ फेंका है। उस सतह के एकदम लंबवत ऊपर तरफ फेंका है, यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकने पर हमने शुरुआती जो उसको वेग दिया वह था 5 मीटर प्रति सेकंड। उसमें एक त्वरण लग रहा है जो कि वेग की दिशा के विपरीत है। अब हमें बताना है कि क्योंकि पत्थर ऊपर फेंका गया है, तो किसी न किसी ऊंचाई तक पहुंचेगा।
और वहां पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, और जो उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई है वो क्या होगा। यानी कि दो चीजें हमें यहां पर निकालना है। तो हम कैसे इसको करेंगे, आइए समझते हैं। क्या दिया गया है, सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों को नोट करेंगे। पत्थर का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, और दिया गया है नीचे की ओर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो आप लिख सकते हैं कि ऋणात्मक त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, या मंदन 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, या अवमंदन 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, कुछ भी आप कहें एक ही चीज है वो। या आप सरलता से लिख सकते हैं कि त्वरण ऋण 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। तो कृपया ध्यान दें कि आप ऋणात्मक त्वरण यानी कि -10, यानी कि ऋण 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग यहां पर होगा, कि आपको जो वेग है उसके विपरीत दिशा में त्वरण है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि नीचे की ओर ऋणात्मक त्वरण है, कहने का मतलब है कि उसके विपरीत दिशा में उसको मंदन का काम करना है। तो हम जानते हैं v बराबर होता है u धन at। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग जो है वह शून्य हो जाएगा उसके, क्योंकि आगे वह नहीं बढ़ पा रहा। अधिकतम ऊंचाई ही तभी आ रही है जब उसके आगे वह नहीं बढ़ पा रहा। तो ये हो जाएगा शून्य बराबर 5 धन कोष्ठक में ऋण 10 गुणा टी। तो शून्य बराबर हो जाएगा 5 ऋण 10 टी, यानी कि 10 टी बराबर 5। और यह हमारा जो है वह क्योंकि 10 टी बराबर 5 है, तो हम इसको अगर निकालें तो यह आधा सेकंड का समय निकल कर आएगा, यानी कि 0.5 सेकंड निकल कर आएगा। तो यह है पत्थर द्वारा लिया गया समय। अब हम जानते हैं कि h बराबर ut धन 1/2 गुणे ए टी का वर्ग लिख सकते हैं। अब यहां पर h जो है वह है बराबर 5 गुणा कोष्ठक में 0.5 धन 1/2 कोष्ठक में ऋण 10 कोष्ठक में 0.5 का वर्ग। अब आप इसको अगर हल करें तो h बराबर हो जाएगा 2.5 ऋण 1.25, यानी कि h बराबर निकल कर आ जाएगा 1.25 मीटर। तो यहां से हमने h का जो मान है वह भी पता कर लिया, यानी कि पत्थर 1.25 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा। इसके अलावा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय 0.5 सेकंड है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अनुभाग 7.6 की ओर, जहां हम एक समान वृत्तीय गति का अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए, इस पे एक बात आ रही है, एक समान वृत्तीय गति। तो भौतिकी में त्वरण को किसी वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि वेग किस दर से बदल रहा है वही उसका त्वरण होता है। वेग क्योंकि एक सदिश राशि है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो परिमाण और दूसरा दिशा। परिमाण हम बोल सकते हैं चाल के बराबर है, और दिशा हो सकती है। तो वेग क्योंकि सदिश राशि है, दो चीजें हैं, परिमाण और दिशा। यानी कि किसी भी तरीके से दोनों में से कोई एक बदल जाए या दोनों बदल जाएं तो वेग में परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन की दर क्या है, वही त्वरण कहलाती है। यानी कि वेग की चाल अगर ना बदल रही हो परंतु उसकी दिशा बदल रही हो, तब भी जो यह हमारा वेग होगा हम कहेंगे कि वह बदल रहा है, और उसके बदलने पर वहां पर त्वरण जरूर मौजूद होगा। यानी कि जब किसी वस्तु का वेग बदलता है तो हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है, या वह त्वरण उसमें त्वरण मौजूद है। तो त्वरण तब होता है जब किसी वस्तु की गति या चाल या वेग कह लीजिए कितनी तेज है, या बदल जाती है, या इसकी दिशा बदल जाती है, या दोनों होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कार एक तेज होना, एक साइकिल सवार द्वारा ब्रेक लगाकर धीमा होना, जिसे अक्सर ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहा जाता है, या एक गेंद जो नियत चाल से मुड़ती हुई कोने पर जाती है,
ये सभी त्वरण के उदाहरण हैं, क्योंकि वेग नियत नहीं रहता है यहाँ पर। चाहे वह दिशा बदलने की वजह से बदल रहा हो या परिमाण के बदलने की वजह से बदल रहा हो। तो वेग में परिवर्तन उसके परिमाण, गति की दिशा या दोनों में परिवर्तन के कारण हो सकता है। तो सोचिए ज़रा, क्या आप कोई ऐसा उदाहरण सोच सकते हैं, जब कोई वस्तु अपने वेग का परिमाण नहीं बदलती लेकिन केवल अपनी गति की दिशा बदलती है? सोचिए ज़रा इसको। क्या ऐसा है कहीं पर? तो आइए एक अगर हम बंद पथ के अनुदिश गति का उदाहरण लें, जैसे कि जहाँ गति के बिना बिना चाल के बदले वेग बदल रहा हो। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, जैसे इस चित्र 8.9 ए में अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से देखें, एक आयताकार धावक पथ एबीसीडी के अनुदिश दौड़ते हुए एक धावक का पथ दर्शाता है। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं? यहाँ दिखाई गई इस चित्र को देखें ध्यान से, आप एक आयताकार ट्रैक देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक धावक पथ एबीसीडी की सीमा के साथ दौड़ रहा है। यानी कि इसके साथ-साथ ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए तक जा रहा है। अब मान लीजिए कि धावक सीधे भागों जैसे कि एबी, बीसी, सीडी और डीए पर एक समान चाल से दौड़ता है। एक समान चाल, ध्यान दीजिएगा, एक समान चाल यानी कि उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। भले ही दिशा बदल रही है और दिशा यहाँ पर कितनी बार बदल रही है, वो अभी हम देखेंगे। तो धावक पथ की सीमाओं के भीतर रहने के लिए एथलीट को चारों कोनों यानी कि ए, बी, सी और डी पर अपनी गति की दिशा में तुरंत परिवर्तन करना होगा। यानी कि जब वह ए से बी की तरफ जा रहा था, तो दिशा थी मान लीजिए कि दक्षिण की ओर। उसने तुरंत अपनी यहाँ पर बी पर पहुँचकर ही दिशा बदल दी पश्चिम की ओर, फिर यहाँ पर उत्तर की ओर बदल गई और फिर पूर्व की ओर बदल गई। तो भले ही एक समान चाल मौजूद थी, परंतु क्योंकि दिशा बदल रही है, तो वेग में परिवर्तन आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एथलीट अपनी दिशा 4 बार बदलता है और हम यह भी कह सकते हैं कि वह एक पूर्ण चक्कर के दौरान 4 बार त्वरण करता है या उसमें 4 बार त्वरण आता है। तो हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कल्पना कीजिए कि आप एक एथलीट को खटकोणीय धावक पथ ए, बी, सी, डी, ई, एफ या इसको षटकोण भी बोलते हैं। खटकोण या षटकोण वह आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको बोलते हैं। तो षटकोण या खटकोण दोनों ही चीज़ सही है। तो षटकोणीय धावक या खटकोणीय धावक पथ ए, बी, सी, डी, ई, एफ चित्र 7.8 बी पर दौड़ रहा है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर किसी धावक को दौड़ाया जाएगा तो उसे एक समान चाल से चलते हुए भी अपनी दिशा को बदलना होगा और दिशा जितनी बार भी बदलेगी, हम कहेंगे कि उसमें त्वरण मौजूद है। तो यहाँ पर कितनी बार दिशा बदलनी पड़ेगी? कितने कोणीय है? षटकोणीय है या खटकोणीय है? तो यहाँ पर ए से बी के बाद फिर बी पर उसने अपना दिशा बदली, सी पर, डी पर, ई पर, एफ पर और ए पर, यानी कि इसको 6 बार अपनी दिशा बदलनी पड़ी। चूंकि 6 कोने हैं, इसलिए एथलीट को एक चक्कर पूरा करते समय अपनी दिशा 6 बार बदलनी होगी। चूंकि दिशा में परिवर्तन का अर्थ है वेग में परिवर्तन और वेग में परिवर्तन को त्वरण द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एथलीट एक चक्कर पूरा करते समय 6 बार त्वरण करता है। तो अब हम और भी कुछ उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए कि अब आपके सामने 8 समान भुजाओं वाला एक नियमित अष्टभुज है। इस अष्टभुज को गौर से देखिए। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या पूछने वाला हूं और आप क्या बताने वाले हैं। इसमें क्या है कि ये जो अष्टभुज है, इसकी 8 समान भुजाएं हैं। यहां एथलीट अपनी दिशा 8 बार बदलेगा और हम जानते हैं कि यदि किसी वस्तु की गति की दिशा बदलती है या उसकी चाल की दिशा मतलब वेग की दिशा बदलती है, तो वेग बदल जाता है और त्वरण को वेग के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए त्वरण भी 8 बार बदलता है।
आइए इसी तरह की स्थिति को एक अंतिम उदाहरण देखें। हमने अभी तक क्या देखा कि जैसे-जैसे धावक पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ती है, एथलीट को अधिक से अधिक बार मोड़ लेने पड़ते हैं और एथलीट एक अष्टकोणीय धावक पथ पर 8 बार और एक षटकोणीय धावक पथ पर 6 बार और एक आयताकार धावक पथ पर 4 बार दिशा बदलता है। यानी कि अब सोचिए ज़रा, 1 मिनट के लिए सोचिए, समय लीजिए, सोचिए इसको। क्या होगा यदि भुजाओं की संख्या अनंत हो? यानी जैसे-जैसे एक बहुभुजाकार धावक पथ की भुजाओं की संख्या अनिश्चित रूप से बढ़ती है, एक वर्ग से षटभुज या अष्टभुज और आगे धावक पथ का आकार अंततः एक वृत्त के निकट पहुंचता है। इस तरीके का हमारा बन जाता है एक वृत्त। यानी इस सीमांत प्रक्रिया में प्रत्येक सीधी भुजा की लंबाई घटकर अंततः परिधि पर एक बिंदु बन जाती है और परिणाम स्वरूप ऐसे धावक पथ पर दौड़ने वाला एक एथलीट अब केवल विशिष्ट कोणों पर ही दिशा नहीं बदलता, बल्कि उसे पथ के साथ हर बिंदु पर अपनी गति की दिशा लगातार बदलनी पड़ती है। लगातार ही बदलता है। इसका मतलब यह है कि भले ही एथलीट एक स्थिर गति बनाए रखे, एक स्थिर चाल बनाए रखे, लेकिन दिशा में इस निरंतर परिवर्तन के कारण उसका वेग हमेशा बदलता रहता है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं एक समान वृत्तीय गति में, तो भले ही एक समान चाल से वह धावक या कोई वस्तु इस तरीके से वृत्तीय भाग पर ऐसे घूम रही है, परंतु क्योंकि लगातार उसमें उसका जो दिशा है वह बदल रही है, उसका वेग हमेशा बदलेगा और वह हमेशा त्वरण में रहेगी। इसलिए वृत्ताकार पथ पर चलते हुए एथलीट की गति त्वरित गति का एक उदाहरण है। अब हम एक समान वृत्तीय गति को विस्तार से समझेंगे। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि परिधि त्रिज्या r वाले वृत्त की दी गई है। तो अगर हमें परिधि निकालनी है जिसपे कि एक वृत्त है जिसका कि त्रिज्या r है, तो परिधि आ जाती है 2 पाई r। यह समीकरण चाल की मौलिक परिभाषा, जो दूरी तय करने में लगे समय के रूप में परिभाषित होती है, से सीधे व्युत्पन्न होता है। क्योंकि त्रिज्या r के एक वृत्ताकार पथ का एक पूरा चक्कर लगाने पर तय की गई कुल दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होती है, जो 2 पाई r द्वारा दी जाती है। जब यह दूरी t सेकंड के समय अंतराल में तय की जाती है, तो एक समान चाल का पता इन मानों को मौलिक चाल सूत्र में प्रतिस्थापित करके लगाया जा सकता है, जहां हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि v बराबर हो जाएगा 2 पाई r बटे समय या t। यह आपकी जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है, उसका समीकरण संख्या 7.8 है, आप इसको देख सकते हैं। तो जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। यानी कि चाल, जो कि वेग का परिमाण होता है, वह अपरिवर्तित रहने के बावजूद गति की दिशा पथ के प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदल रही है। चूंकि दिशा में कोई भी परिवर्तन वेग में परिवर्तन का अर्थ होता है, इसलिए इस प्रकार की गति को हमेशा त्वरित गति माना जाएगा। यानी कि एक समान वृत्तीय गति होने में 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यह तो पहली बात त्वरित गति है और वो इस वजह से है क्योंकि वेग की दिशा हमेशा लगातार बदल रही है, जबकि वेग का जो परिमाण है, यानी कि जो चाल है, वह एक समान है और उसी से ये एक समान वृत्तीय गति की बात होती है। परंतु क्योंकि दिशा बदलनी है लगातार, तो हमें जो त्वरण है, उसकी आवश्यकता पड़ती है एक समान वृत्तीय गति के लिए। तो आइए एक गतिविधि करते हैं ताकि हम वृत्ताकार गति को और अच्छे तरीके से समझ सकें। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य सीधा-सा यह है कि देखना है कि जब एक रस्सी से बंधा हुआ पत्थर को वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, तो वह किस दिशा में गति करता है।
तो जिस तरीके से आप चित्र में देख सकते हैं कि आप मान लीजिए कि आपने एक धागा लिया, उस धागे में पत्थर बाँधा और उसको एक वृत्ताकार गति दी। तो एक धागे का टुकड़ा चाहिए, हमें एक छोटा पत्थर चाहिए, फिर क्या करेंगे? धागे में पत्थर बाँधेंगे। प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी कि धागे के एक सिरे से छोटे पत्थर को कसकर बाँधें। यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि पत्थर धागे से बाहर ना निकले। इसके बाद आपको धागे के दूसरे सिरे को पकड़ना होगा और धागा थोड़ा मजबूत लेना होगा और धागे के मतलब ऐसा नहीं कि घुमाने में वो धागा ही टूट जाए। तो आपको धागे के दूसरे सिरे को पकड़ना होगा और पत्थर को इस प्रकार घुमाना होगा कि यह एक समान चाल से वृत्ताकार पथ का वर्णन करे। अब जब पत्थर वृत्त में घूम रहा हो, तो वृत्ताकार पथ के अलग-अलग बिंदुओं पर धागे को छोड़ दें। मान लीजिए कि आपने इसको यहाँ पर रहते हुए छोड़ा, यहाँ पर रहते हुए छोड़ा, इधर पर रहते हुए छोड़ा या इधर पर रहते हुए छोड़ा। तो उसके बाद देखें कि पत्थर किस दिशा में जाता है, जब उसे छोड़ा जाता है। क्या देखेंगे आप? अवलोकन अगर आप करें तो आपको क्या समझ पर आएगा? और वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसको अगर समझा जाए। तो जब एक पत्थर को धागे से बांधकर एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो वह एक समान वृत्तीय गति करता है। यद्यपि पत्थर की चाल यानी कि वेग का जो परिमाण है, वह नियत रहता है, जबकि उसका वेग नियत नहीं रहता क्योंकि जो दिशा है, वह लगातार बदल रही है। तो दिशा में इस निरंतर परिवर्तन का अर्थ है कि पत्थर हमेशा त्वरित अवस्था में रहता है। यह त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण के रूप में जाना जाता है और इस चीज को याद रखिए, एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। अभिकेंद्रीय त्वरण से क्या मतलब है? तो जो अभिकेंद्रीय त्वरण है, यह एक ऐसा त्वरण है जो हमेशा वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर निर्देशित होता है। जब आप धागे को छोड़ देते हैं, तो केंद्राभिमुख बल गायब हो जाता है क्योंकि धागे में तनाव अब नहीं रहता। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपको लगता है कि रस्सी छोड़े जाने के बाद पत्थर किस दिशा में गति करेगा? क्या आप बता सकते हैं? तो यदि आप अचानक धागे को छोड़ दें, तो इस धागे में तनाव बल के द्वारा या कह लीजिए कि तनाव द्वारा प्रदान किया अभिकेंद्रीय बल गायब हो जाता है और पत्थर छोड़ने के बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा के साथ यानी कि यहाँ पर जो स्पर्श एक वृत्त में स्पर्श रेखा के बारे में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो स्पर्श रेखा का मतलब यह होता है कि आप यहाँ पर एक एक ऐसी लाइन बनाएँ जो इस या जो एक ऐसी रेखा बनाएँ यहाँ पर, जो इस वृत्त के सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बिंदु के साथ मिलती हो। यानी एक ऐसी रेखा जो उस वृत्त के किसी एक अ, बिंदु से गुज़रती हो, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बिंदु से गुज़रती हो, तो वो उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। तो जिस जगह पर इस पत्थर को छोड़ा जाएगा, वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा के साथ सीधी रेखा में वह उड़ जाएगा, यानी कि उस स्पर्श रेखा की तरफ ही वो उड़ जाएगा, जो उस ठीक क्षण में उसकी गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कि उस समय जो जो वेग की दिशा है, वह उस स्पर्श रेखा की दिशा के साथ ही होता है। पर क्योंकि उस समय एक त्वरण भी लग रहा होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण, जो कि अभिकेंद्रीय बल की वजह से आता है और ऐसा होने पर इसका जो दिशा है वह बदल जाती है। पर जैसे ही हम इस धागे को छोड़ते हैं, अभिकेंद्रीय बल गायब हो जाता है क्योंकि तनाव खत्म हो जाता है और वह उस स्पर्श रेखा की दिशा में ही आगे बढ़ता चला जाता है, जो कि न्यूटन का पहला नियम है। क्योंकि फ़ोर्स लगना बंद यानी कि बल लगना बंद, तो जिस दिशा में जो चीज़ जिस वेग के साथ बढ़ रही थी, उसी दिशा में वो बढ़ने लगेगी। इसका मतलब यह है कि छोड़ने का बिंदु पर वृत्त को छूने वाली सीधी रेखा में गति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार गति में कोई भी वस्तु सीधी रेखा में चलती रहेगी जब तक कि किसी बल द्वारा
यानी कि किसी बाह्य बल द्वारा उस पर कार्य ना किया जाए। तो अब इसके बारे में 1 सेकंड के लिए सोचें। क्या सोचना है? क्या पत्थर के चलने की दिशा वही रहती है यदि इसे अलग-अलग बिंदुओं पर छोड़ा जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। पत्थर के गति की दिशा समान नहीं रहती, यदि इसे वृत्ताकार पथ के अलग-अलग बिंदुओं पर छोड़ा जाए। यानी कि अगर आप इसको यहाँ पर छोड़ें, तो यह इस तरीके से इधर निकल जाएगा। अगर आप इसको यहाँ छोड़ेंगे, तो यह इस तरीके से ऐसे निकल जाएगा। अगर आप इसको यहाँ छोड़ेंगे, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा। इधर अगर छोड़ेंगे, तो ऐसे निकल जाएगा। तो किसी भी क्षण पत्थर की गति की दिशा वृत्त के उस स्थान पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, जहाँ वह स्थित है। तो स्पर्श रेखा के अनुदिश की बात हो रही है। और चूंकि वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट स्पर्श रेखीय दिशा होती है, इसलिए पत्थर को विभिन्न स्थानों पर छोड़ने से वह विभिन्न सीधी रेखाओं में उड़ जाएगा। ऐसा जड़त्व के कारण होता है क्योंकि पत्थर उसी दिशा में गति जारी रखता है, जिस दिशा में वह ठीक उस समय जा रहा था जब केंद्र की ओर लगने वाला बल, जो धागे द्वारा लगाया जा रहा था, हटा दिया गया। यानी कि बल जैसे ही हटा, वो उसी दिशा में जाने लगेगा जिस दिशा में वो जाने की कोशिश कर रहा था। परंतु क्योंकि हमने धागा लगा रखा है, जो कि अभिकेंद्री बल प्रदान कर रहा है और हम उसकी वजह से ही वो वृत्तीय गति करवा पा रहे हैं। तो इस पत्थर और धागे की गतिविधि का अंतिम अवलोकन देखेंगे हम यहाँ पर। जब पत्थर को छोड़ा जाता है, तो वह वृत्ताकार पथ के स्पर्शरेखीय एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करता है। यानी कि जब किसी पत्थर को उसके वृत्तीय पथ से छोड़ दिया जाता है, तो वह पत्थर उस छोड़े गए बिंदु पर वृत्त की आप वहां पर एक स्पर्श रेखा बनाएं और उस स्पर्श रेखा के अनुदिश सीधी रेखा में गति करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बार छोड़े जाने पर जो अभिकेंद्रीय बल है, जो डोरी द्वारा प्रदान किया गया आंतरिक खिंचाव है, अचानक गायब हो जाता है और पत्थर को अब अपनी दिशा बदलने के लिए कोई बल नहीं मिलता। जड़त्व के नियम के अनुसार कोई भी वस्तु एक समान गति से सीधी रेखा में गति करती रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता। तो पत्थर वृत्ताकार पथ पर गति करते समय हर बिंदु पर गति की दिशा लगातार बदलती रहती है और यह गतिविधि हमें यह दिखाती है कि किसी वस्तु का वेग बदल सकता है, भले ही वस्तु की चाल स्थिर रहे। तो आइए एक वास्तविक जीवन के उदाहरण पर नजर डालते हैं, जैसे कि हथौड़ा फेंक या चक्का फेंक होता है। आपने ये खेल देखे होंगे, सुना होगा, हथौड़ा फेंक या चक्का फेंक, जिसमें एक एक लोहे की बड़ी सी गेंद में एक जंजीर लगी होती है और उसको गोल-गोल घुमाकर जो अ, खेलने वाले व्यक्ति होते हैं, वो उसको छोड़ते हैं, तो वह एक दिशा में जाता है। इसी तरीके से जब चक्का फेंकते हैं, तो वह भी गोल-गोल घूम के फेंका जाता है, परंतु जाता वह एक ही दिशा पर है। तो एक एथलीट हथौड़ा या चक्का पकड़ता है और अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्ताकार गति में घुमाता है। आपने ओलंपिक खेलों में देखा होगा या इस तरीके के जो खेल होते हैं, जहाँ हथौड़ा फेंक और चक्का फेंक जैसे खेल होते हैं, एक एथलीट यह जो उपकरण होते हैं, जैसे कि अ, हथौड़ा फेंक या चक्का फेंक है, उसमें उच्च गति से ले जाने के लिए अपने शरीर को घुमाते हैं। इस घूर्णन का उपयोग हथौड़े या चक्के को उसके गोलाकार पथ पर रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रक बल को बनाने के लिए किया जाता है। जब एथलीट घूर्णन के दौरान एक स्थिर या बढ़ी हुई गति बनाए रखता है, तो उपकरण के वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, क्योंकि वह गोलाकार गति में मतलब वृत्ताकार गति में होता है और उसने उसको पकड़ रखा होता है अपने हाथों से। और जैसे ही हथौड़ा या चक्के को छोड़ा जाता है, तो यह उस दिशा में चलता है जिसमें वह छोड़ने के समय चल रहा था, ठीक पत्थर की तरह। यानी कि हथौड़ा या चक्का एक सीधी रेखा में उसी दिशा में गति करता है, जिस दिशा में यह छोड़े गए क्षण में यात्रा कर रहा था, जो डोरी पर लटके पत्थर के व्यवहार की नकल करता है। यह गति न्यूटन के गति के प्रथम नियम द्वारा नियंत्रित होती है, जो यह कहता है कि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत गति से गति की स्थिति बनाए रखेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता।
जब खिलाड़ी वस्तु को छोड़ता है तो आंतरिक ओर खींचने वाला अभिकेंद्रिक अभिकेंद्रक बल हट जाता है और वस्तु की जड़ता उसे उस स्पर्श रेखीय पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो उसके छोड़े गए क्षण में था। जिससे फेंक की जो दूरी होती है, वह अधिकतम हो जाती है। यह खेलों में वृत्तीय गति के सिद्धांतों के व्यवहारिक अनुप्रयोग को दर्शाता है। तो आइए एक समान वृत्तीय गति के कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी की गति। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर इसी तरह से घूमती है। यदि हम वृत्ताकार कक्षाओं में उपग्रहों के बारे में बात करें, फिर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में निरंतर गति से घूमते हैं या नियत चाल से घूमते हैं। गति की जगह आप उसको चाल समझिए। हम जो अंतिम उदाहरण ले रहे हैं वह एक परिपत्र पथ है, एक साइकिल चालक का है। यानी कि एक वृत्ताकार ट्रैक पर साइकिल चालक मौजूद है। एक साइकिल चालक जो एक वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से गति कर रहा है, वह वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमने आज अपने इस व्याख्यान में किन-किन चीज़ों को समझा। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जब किसी वस्तु का वेग बदलता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है या उसमें त्वरण मौजूद है। वेग में परिवर्तन इसके परिमाण, गति की दिशा या दोनों में परिवर्तन के कारण हो सकता है। एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा हर सेकंड बदलती रहती है। यहाँ वस्तु की चाल समान रहती है, केवल दिशा में परिवर्तन होता है। पत्थर और धागे के क्रियाकलाप द्वारा दर्शाया गया एक समान वृत्तीय गति का एक बहुत अच्छा उदाहरण था वो। जब पत्थर को बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो यह नियत चाल से गति करता है, लेकिन दिशा लगातार बदलता रहता है। दिशा में लगातार परिवर्तन एक बल के कारण होता है, जिसे अभिकेंद्रक बल कहते हैं, जो वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर कार्य करता है। जब आप धागे को छोड़ देते हैं, तो अभिकेंद्रक बल समाप्त हो जाता है, क्योंकि धागे में तनाव अब नहीं रहता। पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश छोड़ने के बिंदु पर गति करता है। तो ये सारी चीजें थी जो आज हम लोग ने अपने व्याख्यान में देखी। आशा करता हूं जो चीजें मैंने आपको बताई हैं समझ पर आई होंगी। मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।